नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास, ये एनटीएससी में क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, 13-14 में, और ये क्वेश्चन 15-16 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द गिवन एलिमेंट, जो आपके पास है ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट की नेमिंग नहीं दी गई है किसी का भी, कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी का नाम नहीं दिया गया है। नीचे भी वही है, ए बी सी डी दिए गए हैं। सिर्फ क्या बोला इसने कि ए एटॉमिक नंबर आपके पास है, जैसे 2 है, और बी का 3 हो जाएगा, डी का फिर 5 हो जाएगा, और ई का हमारे पास ऐसे करके हमारे पास क्या है, एलिमेंट के नेम दिए हुए हैं। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ए एलिमेंट होगा, उसका 2 है, बी हमारे पास है, उसका 3 है, और सी हमारे पास है वो 5 हो जाएगा, और डी हमारे पास 7 हो जाएगा, और ई मेरे पास 30 हो जाएगा। ये हमारे पास एक टेबल बन गई है। उसमें क्या पूछा है ये आपसे कि बिलोंग द सेम पीरियड के एलिमेंट हमें बताने हैं कि ये सेम पीरियड के एलिमेंट है या नहीं है। इसने ऑप्शन दिया ए बी सी, बी सी डी, ए डी ई और बी डी ई। अब सेम ग्रुप के एलिमेंट कैसे पता कर सकते हो? तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें यह पता चल जाएगा कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे होंगे, वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे। वैलेंसी से हम शो कर रहे होंगे, एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे। साइज में डिफरेंस मिल सकता है, पर जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमें आसानी से पता चल, ट्राई कर लेते हैं, पता चल जाएगा। जैसे मान लो ए का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन तो यही रहेगा, बी का करोगे तो 2 and 1, उसके बाद आप सी का करोगे तो सी का क्या होगा 2 और 3, देन फिर आप बात करेंगे डी का 5 है तो 2 और 5, और ई का बात करेंगे तो ई में 30 है, 30 कैसे डालोगे 2, और फिर 8, 10 और 18 कितने हो गए उसके बाद, और 2, ठीक है 30। तो इससे आपको कुछ पता चल रहा है। तो इसके हिसाब से आपके पास क्या आ रहे हैं कि इसने बोला कि सेम पीरियड के एलिमेंट, सेम पीरियड का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मैंने बताया कि भाई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर, दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर मैंने बताया कि वैलेंसी उनके आउटर मोस्ट सेल की क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो उनके पास जो प्रॉपर्टी रहेंगी कॉमन रहेंगी। अब मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो देखो अब मैं बात कर रहा हूँ पीरियड्स की, ये मैंने ग्रुप के अकॉर्डिंग बताया था, अब मैं पीरियड के अकॉर्डिंग, तो दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगी दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात कि ग्रुप में सेल्स बढ़ते हैं, पीरियड में सेल कांस्टेंट रहते हैं। तो यहां देखिए, यहां इसके पास एक सेल है, यहां 2 सेल हैं, यहां 2 सेल हैं, यहां 2 सेल हैं, और यहां पे 4 सेल हैं, ठीक है। तो 4 सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम डाल रहे हैं, फिलअप करते जा रहे हैं। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि बी सी एंड डी दैट इज द राइट आंसर। इसके अंदर ये सेम पीरियड के एलिमेंट है क्योंकि सभी के अंदर 2-2 सेल हैं, ठीक है। इन सभी के अंदर क्या है 2 सेल, ठीक है। और अब जैसे मुझे ये पता चल गया कि अब मुझे ये बताना होता है कि यही क्वेश्चन में चेंज कर देता है कि आप इनमें से मुझे बताइए कौन सा सेम ग्रुप का एलिमेंट है। तो ग्रुप का एलिमेंट आपको डिस्कस करने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सभी की वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, दैट विल बी सेम होनी चाहिए। यदि वैलेंसीज आपकी यहाँ पे डिफरेंस आ रही हैं, वैलेंसी आपकी अलग आ रही है, तो वैलेंसी अलग का मतलब यहाँ पे यही है, वैलेंसी अलग आने का, क्योंकि ये एक ग्रुप से प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, यानी कि एक ग्रुप के एलिमेंट, एक ही ग्रुप के एलिमेंट ये नहीं है। तो इस बात का हम स्पेशली क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आइडेंटिफाई करना है कि रोंग सीक्वेंस कौन सा है एलिमेंट का। आप देखो अगला क्वेश्चन हमारा वही आ गया कि कौन से वाला, ग्रुप वाला। अब देखो 2013-14 में इसने क्वेश्चन पूछा पीरियड पे, 2016-15-16 में मतलब 13 और 14 में क्वेश्चन पूछा पीरियड पे, 15 और 16 में क्वेश्चन पूछा ग्रुप पे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, ज्यादा नहीं, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है हमें एक रोंग सीक्वेंस ऑफ ग्रुप का पता करना है। अब देखो ग्रुप का रोंग सीक्वेंस किसके साथ बन रहा है वो हमें बताना है, ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सही सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है।
और दूसरा मेरे पास कौन सा है, अब ये वाला कौन सा सीक्वेंस है, कैल्शियम वाला, ये बिल्कुल क्या है, दैट इज राइट सीक्वेंस। तो बच कौन गया, ये वाला। ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, दैट इज द रॉन्ग। मतलब कि जब हम टॉप टू बॉटम, यदि टॉप टू बॉटम, ठीक है, आप मूव करेंगे तो क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप, जब आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पीरियड। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, मैं आपको फिर रिकॉल करा देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से, पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर से जितने क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे, वो सभी के सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वेश्चंस होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक से। ठीक है, तो जब भी आप रिवीजन करें तो उस टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर फोकस करने की जरूरत है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे जो डिस्कस किया गया है वो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू पीरियड पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू पीरियड कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप जो आपके पास है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। जब मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ठीक है, तो आप उसमें ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं जिसके बेस पे आपको पता लग जाएगा कि मुझे अकॉर्डिंग टू ग्रुप किस प्रॉपर्टी फोकस करना है, अकॉर्डिंग टू पीरियड कौन सी प्रॉपर्टी दैट विल बी सिमिलर होती हैं। पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। अब हम जो टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप, जो हमें मतलब समझने में आसानी हो जाए, टेबल को क्लास दो तरीके से हमने डिवाइड किया है। वैसे आप एक एटम को चार तरीके से स्टडी करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। एक एटम को जो स्टडी किया हम एक स्टडी करते हैं एलिमेंट को, एलिमेंट को स्टडी करते हैं हम दो तरीके से, टू टाइप्स से। टू टाइप्स, पहला फिजिकली और दूसरा केमिकली। और फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप। ये हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब हम अकॉर्डिंग टू ग्रुप की बात करते हैं फिर अकॉर्डिंग टू पीरियड की बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास कितने हैं, 18। टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7। ठीक है, ग्रुप के अंदर आपको जो मूव करना पड़ेगा, हम जो मूव करेंगे वो टॉप टू बॉटम। वी हैव स्टडी बॉटम। यहां पे हम पीरियड के अंदर स्टडी करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, टॉप टू बॉटम में क्या होगा, साइज विल बी इंक्रीज। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, साइज विल बी डिक्रीज। ठीक है, टॉप टू बॉटम
मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, या तो मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, या मैं ये बोल दूं कि नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। दोनों के सेम, मतलब ये मत सोचना कि स्टेटमेंट कुछ अलग है सर, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। देखो लेफ्ट टू राइट चलोगे, यहां मैं चला टॉप टू बॉटम, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा था, तो लेफ्ट टू राइट में मेटालिक करेक्टर में डिक्रीज कर जाएगा। या तो मैं ये लिख दूं, या मैं ये लिख दूं कि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दोनों में से कोई भी एक मैं कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं, बात दोनों का रिजल्ट सेम ही निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं यहां पे लिखना चाहूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, हमने बात की यहाँ पे किसकी, इंक्रीज। हमारे यहाँ पे मैंने बात की टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, फिर हमने बात की यहाँ पे टॉप टू बॉटम, वी हैव स्टडी टॉप टू बॉटम, किसको स्टडी टॉप टू बॉटम किया जाता है, उसको लेफ्ट राइट किया जाता है। फिर हमने बात की यहाँ पे साइज इंक्रीज करेगा, फिर हमने बात की यहाँ पे मेटालिक करेक्टर उनका इंक्रीज करेगा। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, या उससे पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो करेक्टर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर विल बी इंक्रीज। ठीक है, या तो मैं ये बोलूं टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीज करेगा, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा। या फिर मैं अपने स्टेटमेंट को चेंज करूं, तो मैंने यहां पे बोला कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट का जो रिजल्ट निकलना है वो बिल्कुल सेम निकलना है। इन स्टेटमेंट में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज हमने यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की है। तो हम साइज पे बात कर चुके हैं, हम मेटालिक मतलब उसके नेचर पे बात कर चुके हैं, और हम उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे बात कर चुके हैं। साइज में यहाँ पे दोनों साइज का बात डिस्कस किया मैंने, एटॉमिक एज वेल एज मैंने यहाँ पे आयनिक साइज, दोनों साइज की मैंने यहाँ पे क्या किया आप लोगों से बात की है। यहाँ पे मैंने, अब हम बात करते हैं एंथैल्पीज के बारे में, और दूसरी बात इनकी रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, आप नोट कीजिए पहले। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी decrease and left to right ionization enthalpy
will be decrease and electron gain enthalpy will be increase। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be इंक्रीज। ठीक है, बात करते हैं रिएक्टिविटी की। टॉप टू बॉटम reactivity will be decrease and left to right reactivity will be इंक्रीज। ठीक है, तो इन टर्म्स का हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास, टॉप टू बॉटम melting and boiling point will be increase। ठीक है, एंड दैट डिपेंड ऑन साइज, क्योंकि ये साइज पर डिपेंड करता है, इसलिए बिकॉज डिपेंड ऑन साइज, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या कर रहा है, साइज ऑल्सो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, एंड डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, यही बात मैं यहां करता हूं। तो लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, boiling point will be decrease and density will be also decrease। इतने सारे पॉइंट भाई हमने डिस्कस किए हैं, जिसके बेस पे आपके लिए प्रॉपर्टी को सर्च करना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो आप यूज़ करते हैं वो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो आप यूज़ करते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जब आप यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कराने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हम बोल रहे हैं फिर आपकी टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी।
ये रिएक्टिविटी जो मैंने बोला है, ये रिएक्टिविटी कहाँ पे पता चलेगी? किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी, कि कोई पार्टिसिपेट ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, यानी कि विदाउट एनी एंथैल्पी एंड विदाउट एनी एनर्जी, देन डेफिनेटली उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? यहाँ पे ज़्यादा होगी। और यदि कोई अपने आप को या रिएक्ट कराने के लिए उसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है एक्सटर्नल बेस पे, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। रिएक्टिविटी डिपेंड उसकी बताते हैं टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में कितना इजी से पार्टिसिपेट कर पा रहा है या वो नहीं पा रहा है। फिर मैंने बात की यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी एंड उसके कंपेयर में डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो उसके लिए आपको मेल्ट करने के लिए यानी कि स्टेट चेंज कराने के लिए आपके लिए उस पर एंथैल्पी यानी कि जो एनर्जी आप लगाओगे, हीट लगाओगे, तो आपको वो उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, कम एनर्जी में आप उस पर इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते। ये भी एक सबसे बड़ा क्या होगा? फैक्ट होगा, सच्चाई होगी। तो लेफ्ट टू राइट में चीज़ें क्या हो जाती हैं? ग्रुप के कंपेयर में चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं, उल्टे हो जाती हैं। ठीक है, तो सो राइट डाउन कीजिए। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, देन आप ऑल्सो क्या कर सकते हैं? हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आराम से राइट डाउन कर लीजिए।